ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछ लिया जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक्चुअली होता यह है कि लिटरेचर में या जो शायरी है या पोएट्री है उसमें कोई भी चीज़ सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं कही जाती है, या बहुत सारी चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि इशारों में कही जाती हैं या दिखाई जाती हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी वैसी है एक चीज़ है। देखिए फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में हमारे सामने आता है इसका इस्तेमाल, जब हम समझेंगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। दिस टर्म विच हैड बीन क्वाइंड बाय द अमेरिकन पेंटर and poet Washington Allston was introduced by T.S. Eliot rather casually into his essay Hamlet and His Problem 1919। अब इसको समझिए, दो तीन पॉइंट्स तो यहीं पर आ गए। पहला कि ये किसने क्वाइन किया है, दूसरी बात इसको इंट्रोड्यूस किसने किया लिटरेचर में। दिस टर्म विच हैड बीन क्वाइंड बाय अमेरिकन पेंटर एंड पोएट। अमेरिकन पेंटर एंड पोएट जो थे वाशिंगटन आल्स्टन, उन्होंने इसको क्वाइन किया है। उन्होंने ये वर्ड, ये टर्म पहली बार, ये फ्रेज पहली बार बोला, लिखा उन्होंने एक वर्क में। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट, लेकिन इसको लिटरेचर में पॉपुलराइज किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया, टी.एस. इलियट ने, रादर कैजुअली। और ये बहुत सीरियसली इसको यूज उन्होंने नहीं किया था, बहुत ही कैजुअली। इनटू हिज एसे, अपने एसे। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 के पहली बात तो क्वाइन किसने किया, वाशिंगटन आल्स्टन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंट्रोड्यूस किसने किया, टी.एस. इलियट ने। और किस वर्क में, अपना एसे है उनका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम पूछा जा सकता है ये वर्क किसने लिखा है और कब लिखा, 1919 में। Its subsequent vogue is literary criticism. In literary criticism, Eliot said astonished him. Eliot ये कहते हैं कि बाद में लिटरेचर में इस वोग का, इस फैशन का, वोग यानी फैशन का जितना इस्तेमाल हुआ उस चीज़ ने इनको एस्टनिश कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। The only way of expressing emotion, Eliot wrote. Eliot इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि एकमात्र तरीका है इंसान के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। भाई इमोशंस जो हैं वो तो ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो जब हम इसको टच नहीं कर सकते तो हम कैसे कहें, इमोशंस को कैसे दिखाएं, कैसे सामने रखें स्टेज पर। देखिए इलियट रूट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। कुछ हम अपने इमोशंस को सीधे सीधे नहीं दिखा सकते। किसी के दर्द हो रहा है तो वो सीधे से चिल्लाएगा करके मेरे दर्द हो रहा है, तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए, उस दर्द को दिखाने के लिए या उसकी इंटरनल सिचुएशन को दिखाने के लिए उसको एक एक्सटर्नल चीज़, कोई एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ढूंढना पड़ेगा। यानी इंटरनल इमोशन को दिखाने के लिए एक एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज़ या फिजिकल चीज़ या सिचुएशन जिससे कि उसके इंटरनल फीलिंग्स का एहसास हो जाए देखने वालों को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कई चीज़ों का एक सेट, अ सिचुएशन, कोई परिस्थिति, अ चेन ऑफ इवेंट्स, या घटनाओं की एक चेन, विच शैल बी द फार्मूला ऑफ द पर्टिकुलर इमोशन, जो फार्मूला बनेगी किसी पर्टिकुलर इमोशन की। किसी के अंदर कोई भावना जागृत हो रही है तो उस भावना को दिखाने के लिए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम कैसे वो दिखाएंगे। भावना को दिखाना अपने आप में, तो उस भावना को आप कह के नहीं बता सकते, बल्कि उस फीलिंग के लिए आपको एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ढूंढना पड़ेगा। अब ये कैसे, देखिए बहुत सारे सीन्स होते हैं ऐसे। मान लीजिए कोई विलन है, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को पकड़ करके लिए जा रहे हैं, वो गुंडे हैं, झगड़ा हुआ और वो उससे बदला लेना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसको पकड़ करके लिए जा रहे हैं। अब उसको कैसे मारा जा करके उन्होंने, वो सीन, वो सिचुएशन नहीं दिखाई जा सकती सीन पर, यानी सामने, पर्दे के सामने। तो क्या करेंगे, बस फिर एक कसाई को, एक जो बकरे को काटता है उसको ले जाते हुए दिखा देंगे कि एक रस्सी से बांध करके एक कसाई एक बकरे को ले जा रहा है। पहले उसको दिखाया कि गुंडे पकड़ के ले जा रहे हैं, बाद में कसाई को दिखा दिया।
तो ये बाकी की जो सिचुएशन है वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाती है कि उसने क्या, उन गुंडों ने उस आदमी का क्या किया होगा जा करके। तो वो जो नहीं दिखा सकते थे पर्दे पर जो सिचुएशन, जो सीन, वो उन्होंने इस तरीके से दिखा दिया, और बाकी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, वही सीन वही सिचुएशन समझ में आ गए कि क्या किया होगा जा करके, उन्होंने किस तरीके से बेरहमी से मारा होगा। या फिर बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो हीरो हीरोइन के मिलन के हैं या इस तरह के, तो वो पर्दे पर नहीं दिखाते, उसकी तरह पर कोई ऐसी चीज़ दिखा देंगे कि भाई भंवरा जो है एक पुल पर बैठ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ दिखा देंगे जो जिससे कि सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि तो वो जो सीन जो सामने दिखाया गया, वो जो सीन का जो सामने नहीं दिखाया गया, उसका एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है। एंड देखिए समझिए, फिर कोई यहीं से पूछा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ये इन यहाँ से इलियट क्या कहते हैं, इज बाय फाइंडिंग, यहाँ से देखिए पहले, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन। इलियट का कहना है कि एकमात्र तरीका है भावनाओं को व्यक्त करने का, इलियट रूट, इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जिसको हम कहते हैं वो ढूंढना पड़ेगा आपको। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, a chain of events which shall be the formula of particular emotion, जो उस particular emotion का formula बनेगा, and which will evoke the same emotion from the reader। और जो reader है या spectator है या दर्शक है, उसके अंदर से वही scene, वही जो feeling है, emotion है, वही सामने आएगा, वही समझ जाएगा कि इंसान की feeling को। Eliot's formulation has been often criticized for falsifying the way a poet actually composes, on the ground that no other object or situation is in itself a formula। अब देखिए ये इसके आगे क्या लिखा गया है, किस तरीके से इलियट के फार्मूला को क्रिटिसाइज किया गया, वो आगे की बात है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार मैं और आपको बता देना चाहता हूँ एक सीन। देखिए एक फिल्म में दिखाया गया है कि हीरो ने जो है धोखे से हीरोइन के भाई को किल कर दिया है, मार दिया है। अब वो उस हीरोइन को बताना उसकी मजबूरी है कि उसी ने मारा है। तो क्या है कि एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है जो रोड की खुदाई कर रही है, ड्रिल कर रही है, टक 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 कर करके, और कैमरे के बिल्कुल सामने वो ड्रिलिंग मशीन है, और उसके दूर हीरो और हीरोइन बैठे हुए हैं, दो कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और वो जब बता रहा है उस लेडी को कि उसने कैसे उसका भाई अब दुनिया में नहीं रहा है, तो वो जो ड्रिलिंग मशीन है वो ये दिखा रही है कि कितना कष्ट उस लेडी कैरेक्टर को हो रहा है, उस महिला को हो रहा है इस खबर को सुन करके, क्योंकि वो ड्रिलिंग मशीन जो है वो मिट्टी को कट करके जो है काट दे रहा है, खोद दे रहा है। वैसे ही उसको दुख हो रहा है, वैसे ही वो खबर जो है उसके दिल में उसको परेशानी पैदा कर रही है, बेचैनी पैदा कर रही है, दुख पैदा कर रही है। तो वो एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है वो जो ड्रिलिंग मशीन है वो। देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। एलियट्स फॉर्मुलेशन हैज बीन ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर फॉल्सिफाइंग द वे a poet actually composes, on the ground that no object or situation is in itself a formula for an emotion, but depends for its emotional significance and effect on the way it renders। तो कुल मिलाकर के इलियट के फार्मूले को बाद में क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना हुई, लेकिन कुल यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हमारी यही है कि ये किसने दिया, अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वाशिंगटन आल्स्टन ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को क्वाइन किया है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय T.S. Eliot in his essay Hamlet and His Problem। There are 3-4 questions in 1919 and what is it, और ये है क्या, ये मैंने बता दिया आपको। एक इंटरनल फीलिंग्स को दिखाने के लिए कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जब आप या सिचुएशन या इवेंट चेन इवेंट्स या फिर चेन ऑफ इवेंट्स आप प्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ हम नहीं दिखा सकते उसको दिखाने के लिए, वैसे ही इमोशंस आएँ और रीडर्स और दर्शक समझ जाएं, तो उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ हम पेश करते हैं सामने जो वही फीलिंग्स दर्शकों के मन में आती है जो आनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें।